हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। सो आज अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है न्यूरोलॉजिकल साइंस इन रेडियोलॉजी। अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कई कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं न्यूरोलॉजी में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए, उनकी इमेज कैसे दिखती है एमआरआई में, सीटी स्कैन में। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप एक एम्स या फिर नीट पीजी एस्पिरेंट है तो ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले अपन देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट नॉर्मल रेडियोलॉजिकल इमेजेस, जैसे कि T1 में कैसे आप पहचानेंगे कि ये इमेज T1 है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये जो इमेज है वो T2 है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये इमेज जो आपको सामने दी गई है वो फ्लेयर इमेज है। कभी कभी एग्जाम में नॉर्मल जो इमेजेस रहती हैं वो भी पूछते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं पहले नॉर्मल इमेजेस को। यदि आपको T1 वेटेड MRI को रिकॉग्नाइज करना है तो आप इमेज में क्या देखेंगे। यदि यदि ब्रेन का आपको जो वाइट मैटर वाइट दिख रहा है और सराउंडिंग जो भी ग्रे मैटर है वो आपको ग्रे या फिर ब्लैक दिख रहा है, तो जो यदि जो नॉर्मल चीज़ है वो आपको नॉर्मली दिख रही है, मतलब जो वाइट मैटर है वो आपको वाइट ही दिख रहा है और जो ग्रे मैटर है वो आपको ग्रे या फिर ब्लैक दिख रहा है, तो वो T1 वेटेड इमेज होगी। तो यदि यदि किसी इमेज में आपको सी एस एफ मतलब जो वाटर का जो सिग्नल है वो आपको वाइट दिख रहा है, मतलब आप ऐसे याद रखिए कि World War II मतलब वाटर इज वाइट ऑन T2 वेटेड इमेज। यदि CSF का सिग्नल वाइट दिख रहा है और जो वाइट मैटर है वो रिवर्स दिख रहा है, मतलब वाइट मैटर आपको ब्लैक दिख रहा है और जो ग्रे मैटर है, जो सराउंडिंग का जो ग्रे मैटर है वो आपको वाइट दिख रहा है, मतलब जो नॉर्मल जो वाइट कलर होना चाहिए वो उसका रिवर्स दिख रहा है, तो वो T2 वेटेड इमेज होगी। और T2 वेटेड इमेज में आपको याद रखना है World War II मतलब वाटर इज वाइट ऑन T2 बट वाइट मैटर इज वाइट ऑन T1। तो नेक्स्ट है अपना फ्लेयर इमेज। फ्लेयर का फुल फॉर्म होता है फ्लूइड एट्यूएटेड इन्वर्शन रिकवरी सीक्वेंस। तो जो फ्लेयर है वो T2 का ही फॉर्म होता है, बस बस उसमें ये करते हैं कि जो भी CSF के आसपास कोई अगर कोई लीजन है तो उसको देखने के लिए अपन जो CSF का जो फ्लूइड जो भी एट्यूटेड मिल रहा था अपन को T2 वेटेड इमेज में, मतलब जो CSF का जो सिग्नल जो कि अपन को हाइपर इंटेंस मिल रहा था T2 वेटेड इमेज में, अपन ने उस फ्लूइड के सिग्नल को एट्यूनेट कर दिया, मतलब उस फ्लूइड के सिग्नल को अपन ने सप्रेस कर दिया, तो अपन को एक फ्लेयर इमेज मिली। तो फ्लेयर इमेज में कैसी होगी फ्लेयर इमेज? फ्लेयर इमेज में जो CSF का जो सिग्नल है वो सप्रेस दिखेगा आपको, बाकी पूरा सेम टू सेम T2 वेटेड इमेज की तरह ही होगा। जैसे कि जो ग्रे मैटर है वो वाइट दिखेगा और जो वाइट मैटर है वो ग्रे दिखेगा, मतलब इन्वर्शन दिखेगा आपको, और जो CSF का सिग्नल सप्रेस्ड हो जाएगा, मतलब एट्यूनेटेड हो जाएगा। तो ये होगा फ्लेयर इमेज। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो आपको बहुत अच्छी क्लियरली पता होना चाहिए कि T1 क्या है, T2 क्या है और फ्लेयर इमेज क्या है। तो T1 में वाइट मैटर वाइट दिखता है, ग्रे मैटर ब्लैक या फिर ग्रे दिखता है। अगर उसका इन्वर्स किया जाए और CSF के सिग्नल को बढ़ा दिया जाए, मतलब वाटर के सिग्नल को बढ़ा दिया जाए, तो वो T2 वेटेड इमेज बन जाता है। पर यदि वाटर के सिग्नल को सप्रेस कर दिया जाए तो वो फ्लेयर इमेज हो जाता है। नेक्स्ट है अपना गैडोलिनियम एनहेंस T1 वेटेड इमेज। यदि आप गैडोलिनियम इंजेक्ट करते हैं इंट्रावीनस लाइन IV अगर इंजेक्ट करते हैं आप गैडोलिनियम, तो जो ब्लड वेसल होती हैं ब्रेन्स में वो एनहेंस करने लग जाती हैं, तो इसको बोलते हैं गैडोलिनियम एनहेंस्ड MRI। तो जो अपन एकोनोस्टिक न्यूरोमा का जो केस होता है उसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है वो होता है गैडोलिनियम एनहेंस्ड MRI। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है अपना फ्लेयर, और आप डिफ्यूजन वेटेड MRI में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फ्लेयर इमेज है और कौन सा डिफ्यूजन वेटेड MRI है। तो फ्लेयर में मैंने बताया कि फ्लेयर जो होता है वो T2 वेटेड इमेज का ही वेरिएंट होता है। उसमें सिर्फ आप CSF का जो सिग्नल है उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको एटीन्यूएट कर देते हैं, तो जो CSF का जो सिग्नल है वो लॉस हो जाता है, और जो भी कोई आसपास अगर CSF के कोई आसपास कोई अगर लीजन हो तो वो आपको इजीली विजिबल हो जाएगा फ्लेयर इमेज में। और DWMRI अपन कब करते हैं? अगर कोई भी किसी एक्यूट इन्फार्क्ट का केस है, यदि कोई भी एक्यूट इन्फार्क्ट का केस है तो अपन लोग डिफ्यूजन वेटेड MRI कराते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि डिफ्यूजन वेटेड MRI की ये इमेज है। तो ये हुआ अपना नॉर्मल। अपन बढ़ते हैं साइंस के ऊपर।
तो आपको साइंस साइंस में आपको पहचानना है कि जो साइन आपको दिया है वो एमआरआई में दिया हुआ है कि सीटी स्कैन में दिया हुआ है, आपको पहले नॉर्मल पता होना चाहिए कि वो साइन किस चीज़ में मिलता है और किस पैथोलॉजी के कारण ये साइन मिलता है। तो अभी चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। पहले अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ल्यूकोडिस्ट्रॉपीज़। तो ल्यूकोडिस्ट्रॉपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्स के लिए। आपको एम्स के लिए ल्यूकोडिस्ट्रॉपी चारों ल्यूकोडिस्ट्रॉपी है वो आपको पता होना चाहिए। तो ल्यूकोडिस्ट्रॉपी क्या होता है? तो ल्यूकोडिस्ट्रॉपी एक वाइट मैटर डिसीज़ है। यदि वाइट मैटर में डिजेनरेशन हो जाता है तो कुछ पर्टिकुलर डिसीज़ होती हैं जो कि कुछ 4 टाइप की होती हैं। पहली है मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉपी, नेक्स्ट है एडिनोल्यूकोडिस्ट्रॉपी, नेक्स्ट है कैनावेन डिसीज़ और नेक्स्ट है अलेक्जेंडर डिसीज़। तो आप एमआरआई में कैसे पहचानोगे कि कौन सी जो ल्यूकोडिस्ट्रॉपी आपको शो की गई है? यदि पेरीवेंट्रिकुलर रीजन में जो वाइट मैटर है वो अगर वो डिजेनरेट दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा क्लोजअप करता हूँ। यदि दी वेंट्रिकल्स अगर वेंट्रिकल्स के चारों तरफ मतलब पेरीवेंट्रिकुलर एरिया में आपको यदि वाइट मैटर की जो डिजेनरेशन दिख रहा है, मतलब आपको वाइट मैटर का जो टिपिकल अपीयरेंस है वो डिजेनरेट दिख रहा है और जो लाइंस आपको टाइगराइड अपीयरेंस की तरह दिख रही हैं, तो उसको वो उसका डी होगी मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉपी। इसमें टिपिकल टाइगराइड अपीयरेंस मिलता है। तो इस जो भी इस अपीयरेंस को बोलते हैं अपन लोग टाइगराइड अपीयरेंस। नेक्स्ट है अपना एडिनोल्यूकोडिस्ट्रॉपी। यदि आपको ऑसिपिटल रीजन में वाइट मैटर फाइबर्स के डिजेनरेशन दिख रहा है तो उसका आंसर होगा एडिनोल्यूकोडिस्ट्रॉपी। एडिनोल्यूकोडिस्ट्रॉपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आप इसका ट्रीटमेंट होता है लोरेंसो ऑयल। यदि आप अगर पेशेंट को एडिनोल्यूकोडिस्ट्रॉपी है तो आप उसको लोरेंसो ऑयल देंगे तो उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। तो यदि आपको पोस्टीरियर लोब में मतलब आपको अगर ऑसिपिटल लोब में वाइट मैटर का डिजेनरेशन दिख रहा है, मतलब आपको वाइट मैटर ल्यूकोडिस्ट्रॉपी दिख रही है, तो वो उसका डी होगा ल्यूकोडिस्ट्रॉपी। नेक्स्ट है अपना कैनावेन डिसीज़। यदि आपको डिफ्यूज़ पूरे ब्रेन में डिफ्यूज़ वाइट मैटर डिस्ट्रॉपी दिख रही है तो उसका आंसर होगा कैनावेंस डिसीज़। तो कैनावेन डिसीज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि कैनावेंस डिसीज़ अगर किसी पीडियाट्रिक कोई चाइल्ड को है तो उसका जो स्कल का साइज़ है वो कैसा होगा। तो इस कैनावेन डिसीज़ में स्कल का साइज़ बड़ा हुआ मिलता है, मतलब मैक्रोसिफेली मिलती है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैनावेन डिसीज़ में मैक्रोसिफेली मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी अगर ब्रेन का डिजेनरेशन डिसऑर्डर होता है, अगर कोई भी ब्रेन में डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है तो NAA का लेवल मतलब एन एसिटाइल एस्पार्टेट का लेवल ब्रेन में डिक्रीज होता है। यदि आप MR स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाते हो कोई भी ब्रेन डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में तो NAA का लेवल डिक्रीज मिलता है, पर ये कैनावेन डिसीज़ के केस में नहीं है। तो कैनावेन की डिसीज़ में आपको NNA का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, मतलब एन एसिटाइल एस्पार्टेट का लेवल MR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बढ़ा हुआ मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। यदि एक तो ये बताया कि मैंने इसमें मैक्रोसिफेली मिलता है, नेक्स्ट ये है कि इसमें NAA का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है जो कि नॉर्मली कोई भी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो उसमें NNA का लेवल कम मिलता है। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट अपना है यदि आपको फ्रंटल लोब में कोई भी वाइट मैटर की डिस्ट्रॉपी दिख रही है तो उसको आप बोलोगे अलेक्जेंडर डिसीज़। तो अपन ने 4 डिसीज़ पढ़ी ल्यूकोडिस्ट्रॉपी में। एक है पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोडिस्ट्रॉपी जिसको बोलते हैं मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉपी। ये जो मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉपी है वो एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़ है जो कि एराइल सल्फेटेज A एंजाइम डेफिशिएंसी के कारण आपको पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोडिस्ट्रॉपी मिलती है, जिसे अपन लोग मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉपी बोलते हैं। और एडिनोल्यूकोडिस्ट्रॉपी का ट्रीटमेंट होता है लोरेंसो ऑयल। कैनावेन डिसीज़ में अपन को मिलती है मैक्रोसिफेली प्लस NNA का लेवल इंक्रीज मिलता है MR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यदि फ्रंटल लोब में वाइट मैटर डिस्ट्रॉपी है तो आपका उसका DD होगा अलेक्जेंडर डिसीज़। तो ये अपने होगा ल्यूकोडिस्ट्रॉपी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एम्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ, तो नेक्स्ट अपना है टाइगराइड अपीयरेंस। यदि आपको अगर
एमआरआई में आपको अगर टाइग्रॉयड अपीयरेंस मिल रहा है पेरीवेंट्रिकुलर, तो उसका डीडी होगा मेटाक्रोमेटिक लिक्विड डिस्ट्रॉफी। जैसे कि अपन ने ऊपर डिस्कस किया कि मेटाक्रोमेटिक लिक्विड डिस्ट्रॉफी में आपको पेरीवेंट्रिकुलर लिक्विड डिस्ट्रॉफी मिलती है, जिसको अपन लोग टाइग्रॉयड अपीयरेंस का भी नाम देते हैं। तो उसका डीडी होगा मेटाक्रोमेटिक लिक्विड डिस्ट्रॉफी। जैसे कि यहाँ मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि लीनियर हाइपो इंटेंस radiation from the ventricular margin with hyper intense periventricular white matter and centrum semi-oval on T2-weighted MRI, which is seen in metachromatic leukodystrophy. नेक्स्ट, यदि आपने पेशेंट ने MR स्पेक्ट्रोस्कोपी करी और MR एंजियोग्राम किया, यदि आपने पेशेंट ने MR एंजियोग्राम किया और यदि उस पेशेंट को MR एंजियोग्राम करने के बाद यदि उसके ब्रेन में आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डायलेटेड दिख रही हैं और जो उनके एनास्टोमोसिस हैं वो भी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर अपीयरेंस शो करता है, उसको बोलते हैं पफ ऑफ स्मोक अपीयरेंस। तो आप अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, बस आप नाम याद रखिए, पफ ऑफ स्मोक अपीयरेंस इज सीन ऑफ मोया डिसीज। तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है और ये साइन होता है MR एंजियोग्राम। यदि आप ब्रेन का MR एंजियोग्राम कराएंगे तो उसमें मिडिल सेरेब्रल आर्टरी प्लस इंटरनल सेरेब्रल आर्टरी डायलेटेड दिखती हैं और जो भी इनके एनास्टोमोसिस हैं वो भी प्रोमिनेंट दिखते हैं और जो वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर दिखती है। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर देख सकते हैं यहाँ पे इस इमेज में कि वेसल्स कितनी टॉर्चुअस हैं। तो यदि इंटरनल सेरेब्रल आर्टरी टॉर्चुअस मिल रही है MR एंजियोग्राम में, तो उसका एक पर्टिकुलर अपीयरेंस मिलता है MR एंजियोग्राम में, उसको बोलते हैं पफ ऑफ स्मोक या फिर मोया डिसीज़। आई होप मैं क्लियर हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है अपना आई ऑफ टाइगर अपीयरेंस, जो कि मिलता है अपन को हेलावर्डन स्पार्स डिसीज़ में। उसको PKAN ही बोलते हैं, मतलब पेंटोथिनेस काइनेस एसोसिएटेड न्यूरोपैथी। PKAN पेंटोथिनेस काइनेस एसोसिएटेड न्यूरोपैथी, ये अपन को मिलता है हेलावर्डन स्पार्स सिंड्रोम में और इसका साइन का नाम है आई ऑफ टाइगर साइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। नेक्स्ट साइन है अपना हमिंग बर्ड साइन। तो हमिंग बर्ड साइन अपन को मिलता है PSP प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी में। तो ये क्या है, ये एक पार्किंसन प्लस डिसीज़ है, जिसमें कि पार्किंसन के कैरेक्टरिस्टिक जो भी फीचर्स होते हैं 3 वो मिलते हैं, प्लस आपको वर्टिकल निस्टैग्मस मिलता है, गेट अटैक्सिया मिलता है। तो पार्किंसन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्लस आपको अगर गेट अटैक्सिया, निस्टैग्मस, वर्टिको ये सब भी मिल रहा है, तो उसका डीडी होगा प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, क्योंकि ये एक पार्किंसन प्लस डिसीज़ है। इसमें ये पर्टिकुलर अपीयरेंस क्यों मिलता है, क्योंकि इसमें मिड ब्रेन की एट्रोपी होती है। नॉर्मली क्या होता है, जो मिड ब्रेन का जो अपर जो बॉर्डर होती है वो कॉनकेव होती है। तो अब जो मिड ब्रेन की अपर बॉर्डर होती है वो कॉनकेव होती है, पर मिड ब्रेन एट्रोपी के कारण जो मिड ब्रेन की जो अपर बॉर्डर है वो क्या कॉन्वेक्स हो गई, कॉनकेव हो गई। नॉर्मली कॉन्वेक्स होती है, पर एट्रोपी के बाद वो कॉनकेव हो गई। तो ऐसा तो जो कंस्ट्रक्शन बना वो उसकी बर्ड की नेक की तरह लग रहा है और ये एक पर्टिकुलर अपीयरेंस दे रहा है, इसको अपन ने बोला हमिंग बर्ड अपीयरेंस। तो आपको पूछा जाए कि हमिंग बर्ड साइन किस में मिलता है, तो ये एट्रोपी ऑफ मिड ब्रेन जो कि प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी में होती है। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट साइन है अपना ड्यूरल टेन साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। ड्यूरल टेन साइन अपन को मिलता है मेनिंजियोमा में। यदि मेनिंजिस में अगर ट्यूमर होगा तो वो पेरिफेरी में होगा। तो आपको अगर मेनिंजियोमा का अगर आपसे उनसे अगर आपको एग्जामिनर को आपसे अगर ड्यूरल टेन साइन पूछना है तो वो आपको कोरोनल सेक्शन देगा। कोरोनल सेक्शन में अगर आपको पेरिफेरी में कोई भी ट्यूमर दिख रहा है, कोई भी हाइपर इंटेंस लीजन दिख रहा है और जो भी मेनिंजिस में एज ए टेल की तरह अपीयर कर रहा है, तो उस साइन का नाम होगा ड्यूरल टेल साइन और वो एक मेनिंजियोमा में मिलता है। मेनिंजियोमा में एक ट्यूमर होता है उसमें मिलता है। नेक्स्ट साइन है अपना एम्प्टी डेल्टा साइन, जो कि अपन को मिलता है ड्यूरल साइनस थ्रोम्बोसिस में और ये एक सीटी स्कैन फाइंडिंग है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कैल्सिफिकेशंस ऑफ द ब्रेन। तो कैल्सिफिकेशन में आपको तीन कैल्सिफिकेशन याद रखने हैं।
एक है टर्म टाइप कैल्सिफिकेशन, एक है पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन और एक एनसीसी का कैल्सिफिकेशन। तो ये 3 कैल्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन में। तो टर्म टाइप कैल्सिफिकेशन आपको पेरीफेरी में मिलता है और वो टर्म टाइप कैल्सिफिकेशन आपको स्ट्रेस वेबर सिंड्रोम में मिलता है। तो यदि आपको कोई पेरीफेरी में कॉर्टेक्स में अगर आपको कैल्सिफिकेशन दिख रहा है तो उसका डीडी होगा स्ट्रेस वेबर सिंड्रोम। तो ये कुछ पर्टिकुलर इमेज आपके सामने देख सकते हैं आप। दिस एन अट्रोपिक राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो कि इस इमेज में शो किया गया है। तो एक पर्टिकुलर टिपिकल अपीयरेंस है टर्म टाइप कैल्सिफिकेशन का। नेक्स्ट इमेज है अपनी पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। यदि वेंट्रिकल्स के चारों तरफ यदि कैल्सिफिकेशन मिल रहा है तो वो मोस्ट कॉमन कॉज उसका होता है CMV ग्रेटर देन टॉक्सोप्लाज्मा। यदि पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन मिल रहा है तो वो उसका आंसर होगा CMV ग्रेटर देन टॉक्सोप्लाज्मा। यदि टर्म टाइप कैल्सिफिकेशन मिल रहा है तो उसका आंसर होगा स्ट्रेस वेबर सिंड्रोम, जिसमें पोर्ट फाइन स्टेन मिलता है अपन को फेस में। नेक्स्ट अपना कैल्सिफिकेशन है, यदि आपको डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन मिल रहा है पूरे ब्रेन में और जो अपीयरेंस आप जो टिपिकल अपीयरेंस को बोलते हैं अपन लोग स्टारी स्काई अपीयरेंस। यदि आपको डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन मिल रहा है पूरे ब्रेन में और आपको स्टारी स्काई अपीयरेंस दिख रहा है पूरे ब्रेन में तो उसका डीडी होगा NCC न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, जो कि इसका कॉजेटिव एजेंट है टीनिया सोलियम। यदि अगर NCC ब्रेन में हो रहा है तो वो सारी स्काई अपीयरेंस देगा। पर यदि सिस्टिक सर्कोसिस किसी अगर मसल में हो रहा है तो यदि आप अगर उस मसल में हो रहा है, जैसे कि क्वाड्रिसेप्स मसल में सिस्टिक सर्कोसिस हुआ और आपने उसका एक्सरे करवाया तो आपको राइस ग्रीन अपीयरेंस मिलेगा नॉर्मल एक्सरे फाइंडिंग में। नेक्स्ट है अपना बनाना साइन। यदि आप एंटीनेटल USG स्कैन करवाते हैं और यदि उस फीटस में अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो आपको बनाना साइन मिलता है। तो ये बनाना साइन देख सकते हैं आप एंटीनेटल USG स्कैन में। नेक्स्ट साइन है अपना टाइग्रॉइड पैटर्न, जो कि अपन ने ऊपर डिस्कस कर लिया। ये मेटाक्रोमेटिक लिक्विड डिस्ट्रॉफी में मिलता है जो कि एक वाइट मैटर डिसीज है। नेक्स्ट है अपना फेस ऑफ जाइंट पांडा साइन। ये अपीयरेंस आपको विल्सन डिसीज में मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि विल्सन डिसीज में एक क्वेश्चन भी आता है कि जो विल्सन डिसीज में कौन सा न्यूक्लियस पेयर्ड रहता है, मतलब कौन सा न्यूक्लियस अफेक्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर है रेड न्यूक्लियस। विल्सन डिसीज में आपको डिपॉजिट मिलते हैं कॉपर के ब्रेन में, पर रेड न्यूक्लियस में आपको जो कॉपर के डिपॉजिट नहीं मिलते हैं। तो वो यदि आप MRI कराते हैं तो उसमें हाइपो इंटेंस लीजन मिलता है MRI में, प्लस जो भी आपके जो सुपीरियर कॉरिकुलस होते हैं उसमें भी हाइपो इंटेंस लीजन मिलता है। तो ये दोनों मिला के एक फेस ऑफ जाइंट पांडा अपीयरेंस देते हैं अपन को MRI में। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो दोनों सुपीरियर कॉरिकुलस थे वो भी हाइपो इंटेंस दिख रहे हैं, प्लस जो भी रेड न्यूक्लियस जो कि स्पेयर्ड रहता है विल्सन डिसीज में, उसमें कॉपर डिपॉजिट नहीं होता है और वो भी हाइपो इंटेंस दिखता है MRI में। तो ये एक पर्टिकुलर दोनों मिला के सुपीरियर कॉरिकुलस प्लस रेड न्यूक्लियस दोनों मिला के एक टिपिकल अपीयरेंस दिया अपन को, जिसको अपन ने नाम दिया फेस ऑफ जाइंट पांडा साइन, जो कि अपन को विल्सन डिसीज में मिलता है। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट साइन है अपना फिगर ऑफ 8 साइन, जो कि अपन को मिलता है लिसेंसिफेली में। लिसेंसिफेली में क्या होता है, जो भी गायरा और सल्काई होते हैं ब्रेन में वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो आपको एक स्मूथ अपीयरेंस ऑफ ब्रेन मिलता है जिसमें कोई भी गायरा और सल्काइस नहीं होते हैं। प्लस जो सिल्वियन फिशर होता है, यदि आप गायरा और सल्काई डेवलप नहीं हो पाते हैं किसी कारण के वश, तो आपको जो सिल्वियन फिशर मिलता है बीच में वो कंप्रेस्ड मिलता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको बताता हूँ। जो सिल्वियन फिशर दिख रहा है यहाँ पे आपको बीच में, वो दोनों कंप्रेस दिख रहा है। तो यदि सिल्वियन फिशर आपको कंप्रेस दिख रहा है और एक टिपिकल अपीयरेंस दिख रहा है जिसमें कि जो कॉर्टेक्स है वो आपको स्मूथ दिख रही है, जिसमें कि गाराई और सल्काई एब्सेंट हैं, प्लस बीच में कंस्ट्रिक्शन है सिल्वियन फिशर के लेवल में और एक टिपिकल फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस मिल रहा है। तो ये टिपिकल अपीयरेंस है लिसेंसिफेली का। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना जोबर्ट सिंड्रोम।
मोलर टीथ अपीयरेंस, यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि मोलर टीथ अपीयरेंस किस में मिलता है, तो उसका आंसर होगा जोबर्ट सिंड्रोम में। क्यों? क्योंकि इसमें जो सुपीरियर सेरेब्रल पेडिकल होता है उसका डिजनरेशन हो जाता है, तो एक टिपिकल अपीयरेंस मिलता है, इसको अपन बोलते हैं मोलर टूथ अपीयरेंस। इसमें सुपीरियर सेरिब्रल पेडिकल इफेक्ट होता है, इसके कारण अपन को मोलर टूथ अपीयरेंस मिलता है जोबर्ट सिंड्रोम में। बहुत इंपॉर्टेंट साइन है ये। फिर ऑफ जाइट पंडा साइन अपन ने ऊपर डिस्कस कर लिया, जो कि अपन को विल्सन डिसीज में मिलता है। इसमें रेड न्यूक्लियस पेयर रहता है और अपन को जो सुपीरियर कॉलिकुलस है उसमें हाइपो इंटेंसिटी मिलती है और रेड न्यूक्लियस में भी हाइपो इंटेंसिटी मिलती है, जिसके कारण अपन को फेस ऑफ जाइट पंडा साइन मिलता है। नेक्स्ट, यदि आप एंटीनेटल यूएसजी स्कैन कराएंगे, यदि फीटस की जो बोन्स है अगर वो ओवरलैप करती हुई दिख रही हैं आपको, फीटल की जो स्कल बोन्स है, मैं कहना चाह रहा हूँ, फीटल की जो स्कल बोन्स है यदि वो आपको हार्ड या फिर ओवरलैप करती हुई दिख रही है, तो एक टिपिकल अपीयरेंस मिलता है आपको, उसको कहते हैं अपन लोग लेमन साइन, जो कि मिलता है माइलोसिस में मिलता है। तो यदि आपको लेमन साइन मिल रहा है तो आप माइलोसिस को की डीडी बनाएंगे। नेक्स्ट अपना, यदि किसी पेशेंट को क्रॉनिक सबड्यूरल हेमरेज था, यदि किसी पेशेंट को क्रॉनिक सबड्यूरल हेमरेज था, आपने उसको ट्रीट किया, आपने उसको बर होल करके ट्रीट किया, वो बर होल ट्रीटमेंट करते समय यदि आपने गलती से या फिर किसी कारणवश उस पेशेंट में आपने एयर को इंजेक्ट कर दिया, यदि आपने, क्योंकि नॉर्मल प्रोसीजर में यदि एयर चली गई तो क्या होता है कि जो एयर है वो फ्रंटल लोब में कलेक्ट हो जाती है, और यदि वो एयर का प्रेशर बढ़ता है तो एक वो टिपिकल अपीयरेंस देता है, उसको अपन बोलते हैं माउंट फिजी साइन। तो यदि अगर फ्रंटल एरिया ऑफ ब्रेन में अगर एयर अगर कलेक्ट हो जाती है तो वो जो फ्रंटल लोब है उसको कंप्रेस करती है, एक टिपिकल अपीयरेंस देती है, उसको बोलते हैं अपन लोग माउंट फिजी साइन। तो यदि आपको पूछा जाए कि माउंट फिजी साइन किस में मिल रहा है, तो आपको आंसर देना है टेंशन नेमेटोसेफेलस। तो टेंशन नेमेटोसेफेलस मतलब एयर इन द ब्रेन इन द फ्रंटल रीजन। तो अगर फ्रंटल रीजन में अगर एयर है और वो फ्रंटल लोब को कंप्रेस कर रही है और एक टिपिकल माउंट फिजी अपीयरेंस दे रही है, तो उसका डीडी होगा टेंशन नेमेटोसेफेलस। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट साइन है अपना आइसक्रीम इन द कोन अपीयरेंस, जो कि अपन को मिलता है एकोनोस्टिक न्यूरोमा में। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट साइन है अपना मेडुसा हेड अपीयरेंस, जो कि अपन को मिलता है वीनस एंजियोमा में। नेक्स्ट अपना साइन है डॉप्सन फिंगर। यदि डॉप्सन फिंगर जो अपीयरेंस है वो टिपिकल अपीयरेंस होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। इसमें क्या है कि जो पेरिफेरली रेडिएटिंग वाइट बैंड्स आपको कैल्सिफिकेशन दिखता है आपको अराउंड कॉर्पस कैलोजम। यदि आपको कॉर्पस कैलोजम के अराउंड यदि आपको पेरिफेरली रेडिएटिंग वाइट कैल्सिफाइड लीजन दिखते हैं जो फिंगर की तरह अपीयरेंस देते हैं, तो आप इसको बोलोगे डॉप्सन फिंगर। डॉप्सन फिंगर अपीयरेंस इज सीन इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये टिपिकल फीचर होता है। और इसको डायग्नोस करने के लिए आप मैकडोनाल्ड क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। तो अगर मैकडोनाल्ड क्राइटेरिया आपसे पूछा जाए तो किस डिसीज़ के लिए है, तो मैकडोनाल्ड क्राइटेरिया इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिसीज़, और इसमें डॉप्सन फिंगर अपीयरेंस मिलता है आपको एमआरआई में। नेक्स्ट साइन है अपना बॉक्सकार वेंट्रिकल। यदि एग्जामिनर को अगर आपसे यदि आपको एग्जामिनर ने अगर आपको कोरोनल सेक्शन दिया है ब्रेन का, तो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डीडी हो सकता है वो हो सकता है हंटिंगटन कोरिया। क्यों? क्योंकि अगर आपको हंटिंगटन कोरिया अगर उसको पूछना होगा तो उसको जो एग्जामिनर है उसको कोरोनल सेक्शन ही देना पड़ेगा ब्रेन का। तो इसमें हंटिंगटन कोरिया में क्या होता है, बाइलेटरल एट्रोपी होती है क्वाड्रेट लोब्स की। यदि आपको बाइलेटरल एट्रोपी दिख रही है क्वाड्रेट लोब्स की, प्लस जो लेफ्ट जो कि लेटर वेंट्रिकल से आपको एनलार्ज दिख रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यदि आपको बाइलेटरल एट्रोपी दिख रही है क्वाड्रेट लोब्स की,
और साथ साथ आपको जो भी वेंट्रिकल्स हैं, जो भी लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, वो आपको एनलार्ज दिख रहे हैं कोरोनर सेक्शन में, तो उसका डीडी होगा हंटिंगटन्स कोरिया। उसको बोलते हैं बॉक्स कार वेंट्रिकल्स, क्योंकि वेंट्रिकल एनलार्ज हो गए, प्लस जो भी इसकी सुपीरियर वॉल थी वो डिप्रेस्ड हो गई एट्रोपी के कारण। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट है अपना आउल्स आई अपेयरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सेंट्रल पोंटाइन माइलोलाइसिस में अपन को मिलता है ये। तो यदि आप कोई हाइपोनेट्रिया का पेशेंट है, किसी पेशेंट में अगर सोडियम का लेवल कम है और यदि आपने उसको रैपिडली सोडियम को करेक्ट किया तो उसमें सेंट्रल पोंटाइन माइलोलाइसिस मिलता है अपन को। तो उसमें एक जो टिपिकल अपेयरेंस होता है पोंटाइन रीजन का, वो ऑयल आई अपेयरेंस का होता है। तो ये आपसे पूछा जाए कि ऑल आई अपेयरेंस किस में मिल रहा है, तो उसका आंसर होगा सेंट्रल पोंटाइन माइलोलाइसिस, जो कि रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया में अपन को ये साइन मिलता है। ये टाइग्राइड अपीयरेंस जो अपन ने पहले भी स्लाइड में देखा हुआ है, ये मेटाक्रोमेटिक लिकोडिस्ट्रॉफी में मिलता है। नेक्स्ट अपन लोग बढ़ते हैं CJD की तरफ, क्रूफ जैकब डिसीज, जो कि एक प्रियॉन डिसीज है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट साइन मिलते हैं अपन को। एक है कॉर्टिकल रिबन साइन, एक है हॉकी स्टिक साइन, और एक और कोई साइन था पुलवीमार साइन। तो 3 साइन होते हैं CJD में। एक होता है कॉर्टिकल रिबन साइन, एक होता है हॉकी स्टिक साइन, एक होता है पुलवीमार साइन। तो ये 3 साइन आपको याद रखने हैं CJD में, क्रूफ जैकब डिसीज, जो कि एक प्रियॉन डिसीज है। अब इसमें क्या होता है, जो भी पेरिफेरी है कॉर्टेक्स का, उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो वो जो कैल्सिफिकेशन है वो ऐसे रिबिन की तरह अपीयर करता है DWMRI में, मतलब डिफ्यूजन वेटेड MRI में एक टिपिकल अपीयरेंस मिलता है, जैसे आप देख सकते हैं इस स्क्रीन में। जो पेरिफेरी है जो कॉर्टेक्स का, वो ऐसे रिबिन की तरह अपीयर कर रहा है। तो इस अपीयरेंस को अपन ने बोला कॉर्टिकल रिबिन साइन। नेक्स्ट है अपना हॉकी स्टिक साइन, जो कि ये भी अपन को CJD में मिलता है। नेक्स्ट है अपना ये भी हॉकी स्टिक अपीयरेंस की पिक दी गई है आपके सामने। नेक्स्ट है अपना हॉट क्रॉस बन साइन। तो हॉट क्रॉस बन साइन अपन को मिलता है मल्टीपल सिस्टम एट्रोपी में, टाइप C में। यदि आपको MSA टाइप C है तो आपको हॉट क्रॉस बन अपीयरेंस मिलेगा, जो पॉन्स के लेवल्स में एक टिपिकल अपीयरेंस देता है। तो पॉन्स के लेवल में अगर MSA होता है तो आपको ये हॉट क्रॉस बन साइन अपीयरेंस मिलता है। ये हॉट क्रॉस बन साइन की पिक्स हैं, आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन में। फिर आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। नेक्स्ट साइन है अपना कोको कोला साइन। यदि पेशेंट को थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी है, यदि पेशेंट को थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी है, तो उसमें क्या होता है, जो भी आपकी जो इन्फीरियर ऑब्लिक मसल होती है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जैसा कि आपको पता है कि जो इन्फीरियर ऑब्लिक मसल होती है वो सबसे मीडियली प्लेस्ड मसल होती है ऑर्बिट में। यदि आपको मीडियल साइड में कोई भी मसल हाइपरट्रॉफी दिख रही है, जिसकी बैली में हाइपरट्रॉफी हुई है थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी में क्या होता है कि जो टेंडन्स होते हैं वो स्पेयर रहते हैं, और जो मसल की जो बैली होती है वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है इन्फ्लेमेशन के कारण। तो आपको एक टिपिकल अपीयरेंस मिलता है, उसको बोलते हैं कोको कोला अपीयरेंस, जो कि आपको मिलता है थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी में। जैसे अपन बढ़ते हैं सिस्टिक लीजन्स ऑफ द ब्रेन की तरफ, है ना। तो सिस्टिक लीजन ऑफ ब्रेन बहुत कुछ 4 टाइप के होते हैं। अरेक्टाइड सिस्ट होता है, क्लोइडल सिस्ट होता है, एपिडर्माइड सिस्ट होता है, और डर्माइड सिस्ट होता है। यदि आपको लीजन, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सिस्ट है ये, तो यदि आपको लीजन मिडिल क्रेनियल फोसा में मिल रहा है, यदि आपको लीजन मिडिल क्रेनियल फोसा में मिल रहा है तो उसका DD होगा अरेक्टाइड सिस्ट। तो यदि आपको लीजन मिडिल क्रेनियल फोसा में मिल रहा है तो उसका लीजन होगा अरेक्टाइड सिस्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने उसको बार बार रिपीट किया है। और यदि आपको लीजन फोरामेन ऑफ मुनरो, तो ये लेटरल वेंट्रिकल है ऊपर, नीचे है थर्ड वेंट्रिकल, यदि उन दोनों के बीच में, तो यदि उनके बीच मतलब फोरामेन ऑफ मुनरो में यदि आपको कोई भी सिस्ट टाइप का अपीयरेंस या फिर हाइपर इंटेंस लीजन दिखता है और ऑप्शन में सिस्ट की DD दी गई है, तो उसका आंसर होगा कोलाइडल सिस्ट। आई होप मैं क्लियर हूँ। यदि आपको फोरामेन ऑफ मुनरो में कोई भी सिस्ट अपीयर होता है तो उसका DD होगा कोलाइडल सिस्ट।
तो ये भी कोलोइडल सिस्ट की ही इमेज है। सो फोराmen ऑफ मुनरो लिटरल वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है थर्ड वेंट्रिकल से। उसके बीच में अगर आपको कोई भी हाइपर इंटेंस सिस्ट अपीयर होता है तो उसका डी होगा कोलोइडल सिस्ट। नेक्स्ट अपना सिस्ट है एपिडर्मॉइड सिस्ट। यदि आपको कोई भी सीपी एंगल में अगर आपको कोई भी सिस्ट मिलता है, यदि आपको सीपी एंगल में कोई भी सेरेब्रोपोंटाइन एंगल में कोई भी हाइपर इंटेंस लीजन मिलता है T2 वेटेड इमेज में, तो उसकी दो डी हो सकती हैं। चाहे वो एकोनोस्टिक न्यूरोमा हो सकता है या फिर वो एपिडर्माइड सिस्ट हो सकता है। तो कैसे पहचानोगे आप इन दोनों को? तो जो T2 वेटेड इमेज में दोनों ही हाइपर इंटेंस मिल रहे हैं, एकोनोस्टिक न्यूरोमा भी हाइपर इंटेंस मिल रहा है और जो एपिडर्माइड सिस्ट है वो भी हाइपर इंटेंस मिल रहा है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए अपन लोग कराते हैं डिफ्यूजन वेटेड एमआरआई। यदि डिफ्यूजन वेटेड एमआरआई में आपको हाइपो इंटेंस अगर वही लीजन जो कि T2 में हाइपर इंटेंस दिख रहा था पर DW एमआरआई में वो हाइपो इंटेंस हो गया है, तो वो होगा एपिडर्माइड सिस्ट। क्योंकि सिस्ट में कोई भी बाउंडियन मोशन नहीं होता है, तो बाउंडियन मोशन एब्सेंट होने के कारण DW एमआरआई में वो हाइपो इंटेंस दिखता है और वो मोस्ट कॉमनली CP एंगल में होता है। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं CP एंगल में हाइपो इंटेंस लीजन दिख रहा है DW एमआरआई में, यहाँ पीछे की तरफ राइट साइड में। तो ये एपिडर्माइड सिस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं जूम कर रहा हूँ। ये जो सिस्ट दिख रहा है ये एपिडर्माइड सिस्ट है। ये एक टिपिकल अपीयरेंस दे रहा है जो कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया। इस अपीयरेंस को बोलते हैं आइसक्रीम इन द कोन अपीयरेंस। यदि आपको आइसक्रीम इन द कोन अपीयरेंस मिल रहा है तो उसका आंसर होगा एकोनोस्टिक न्यूरोमा। ये अपनी लास्ट सिस्ट है जिसको अपन लोग बोलते हैं डर्माइड सिस्ट। यदि आपको सिस्ट में हाइपर इंटेंस लीजन प्लस हाइपो इंटेंस लीजन दोनों दिख रहे हैं और वो जो लीजन है वो बेस ऑफ द स्कल में है या फिर पीनियल लीजन है, मोस्ट कॉमनली जो साइट होती है उसकी होती है पीनियल लीजन। यदि आपको पीनियल ग्लैंड के पास मतलब फ्लोर ऑफ द ब्रेन मतलब अब बेस ऑफ द स्कल के मैं बोल रहा हूँ, यदि आपको बेस ऑफ द स्कल या फिर फ्लोर ऑफ द ब्रेन में अगर पीनियल रीजन के अराउंड कोई भी हाइपो या फिर हाइपर इंटेंस लीजन या फिर सिस्ट मिल रहा है तो उसका डी होगा डर्माइड सिस्ट। तो अपने 4 सिस्ट पड़े ब्रेन में, एक है अरेक्टॉइड सिस्ट, एक है कोलोइडल सिस्ट, नेक्स्ट है अपना एपिडर्माइड सिस्ट, नेक्स्ट है अपना डर्माइड सिस्ट। यदि अगर सिस्ट मिडिल क्रेनियल फोसा में है तो उसका डी होगा अरेक्टॉइड सिस्ट। यदि अगर सिस्ट फोराmen ऑफ मुनरो में है तो उसका डी होगा कोलोइडल सिस्ट। यदि वो पर्टिकुलर सिस्ट पीनियल रीजन में है तो उसका डी होगा डर्माइड सिस्ट। यदि वो पर्टिकुलर सिस्ट T2 वेटेड इमेज में हाइपर इंटेंस दिख रहा है और वो सिस्ट की लोकेशन CP एंगल में है पर वो जो T2 वेटेड में हाइपर इंटेंस दिख रहा था पर जब आपने उसको DW MRI कराया उस पेशेंट का और वो सिस्ट जो कि CP एंगल में था वो हाइपर इंटेंस दिखने लगा DW MRI में, तो उसकी डी होगी एपिडर्माइड सिस्ट। पर वो अगर T2 वेटेड इमेज में भी और DW MRI में दोनों में अगर हाइपर इंटेंस ही रहा तो उसका डी होगा एकोनोस्टिक न्यूरोमा। आई होप मैं क्लियर हूँ, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। बस आपको इतनी चीज़ें ही याद रखनी है, बेसिक चीज़ें थी, इसमें मैं सब चीज़ें कवर करी हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार से आपके सामने इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने डिस्कस करता रहूँगा, नीट PG से के, एम्स के, नेक्स्ट के। चलिए इस वीडियो से वहीं पे छोड़ते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप हैव अ नाइस डे। थैंक यू।